हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 डीप एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी ट्रेंड में हम बात कर रहे थे वेरिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम बात कर चुके एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, tendency to form interstitial compounds, catalytic properties, colored ions formation, magnetic behavior in alloy formations in D block elements। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। As we know that these compounds contains transition elements that are forming coordinate bonds with such ligands which can provide pi electrons or can form a dative bond. And why they are doing it? Because we know that in d orbitals are available for the bond formation and acceptance of the lone pair. So due to vacant d orbitals and comparatively smaller size of metal ion, along with higher nuclear charge, so that they can hold the electrons or the lone pairs, these transition elements have tendency to form complex compounds. For example, if you look at nickel with 6 molecules of ammonia, so इसका नाम अगर आपको याद हो, how do we do the nomenclature? Hexaamine निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2, क्योंकि अमोनिया है, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, so it is hexaamino nickel in 2 oxidation state। so यहाँ क्या हो रहा है? अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये निकल को देगा टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड। with nickel, and why so? Because of the availability of the vacant d orbitals। इस वजह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों आपको अगर याद हो, मैग्नेटिज्म में हमारे पास 2 तरह के मैग्नेटिज्म बेसिकली आती है, दैट इज डायमैग्नेटिक बिहेवियर, और दूसरा कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक इज बेसिकली रिपल्शन। और ये क्यों होगा रिपल्शन? बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मोस्टली हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ये वाली रिपल्शन हमें मिलती है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम वर्चुअली दे आर पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द जनरलाइज रूल, देर आर सर्टन अदर एलिमेंट्स विच बिहेव इन अ डिफरेंट फैशन फॉर्मिंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अट्रैक्शन। वाई सो? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मोस्टली डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाय डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी अगर हम देखें तो 2 तरीके का हो सकता है, वन इज स्ट्रॉन्ग, वन इज वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर आपको याद हो तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। वाई फेरोमैग्नेटिक? क्योंकि इसके अंदर सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी सारे के सारे चार्जेस इन द सेम डायरेक्शन अलाइन हो जाएंगे। वीक में क्या है हमारे पास? आइदर इट इज़ द एंटी फेरो
और इट इज़ द फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर। एंटी फेरो में क्या है, जितने डोमेन अपवर्ड डायरेक्शन में उतने ही बैकवर्ड में है। तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमारे अपोजिट होते हैं तो एटम न्यूट्रलाइज हो जाता है, बस कुछ वैसे ही। सो डोमेन्स अगर ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे दे विल फॉर्म एंटी फेरो। और फेरी क्या होता है, फेरी का मतलब है येस देर आर गोइंग टू बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड बट इन अनइक्वल रेशियो। देखो 2 2 3, यहाँ पे देखो एक, फिर एक, दो ऊपर हो जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ बिहेवियर दे शो अ फेरी मैग्नेटिक विच इज़ वीकली अट्रैक्टेड प्रॉपर्टी रहती है। अब देखो ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ टू मेजर फैक्टर्स। वन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट और दूसरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब आप इनका मतलब समझते होंगे क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कोई भी चीज़ जब सेंट्रल एटम या किसी सेंटर के अराउंड रोटेट करती है, करेक्ट। स्पिन क्या होता है, व्हेन इट रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस, अब क्योंकि 3D सीरीज़ का जो ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, सो 3D सीरीज़ में मेनली spin quantum number or the spin angular momentum is contributing factor. Spin angular momentum is contributing factor for magnetic property. ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो हम लोग स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। स्पिन ओनली फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2, where n stands for, it is not the principal quantum number, it is the number of unpaired electrons. So mu is directly proportional to the number of the unpaired electrons, and the unit used for magnetic moment is Bm. And what is this? This is the Bohr magneton. So Bohr magneton gives us the strength of magnetic property shown by the transition elements or any element, right? So जिसका जितना ज़्यादा Bm होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग अ मैग्नेट। सो अगर हम लोग मैग्नीज की एग्जांपल देखते हैं, सो मैग्नीज के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बिकॉज इट हैज़ गॉट 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 7 अनपेयर्ड कैसे, अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 दे सकता है, सो इसके पास एक्चुअली 5 अनपेयर्ड हैं। देखो कैसे, इसका 25 एटॉमिक नंबर है, सो इट इज़ 3d5 4s2, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। और अगर आप क्रोमियम का देखोगे 24, उसमें कितने हैं 3d5 4s1। सो देखिए यहाँ पे 6, दिस विल हैव दी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के अंदर। लेकिन जब आयन की बात करोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज। और नेचर के अंदर जिस तरह से भी अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे कैन शो दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप इसको नोट कर लें। सो अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं ऑफ सर्टन आयन्स ऑफ 3D सीरीज, तो देखिए S3+ आयन है, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, एंड ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग 0 1 2 3 4 5 maximum for manganese, and then 4 3 2 1 0 in the case of ions। कौन से आयन है, कॉमन स्टेट
स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइटेनियम +3, then titanium can be in +2 oxidation state also, +2 for chromium, vanadium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc, which is a common oxidation state for 3D series. So if we look at the example 8.8, it says calculate the magnetic moment of a divalent ion. Divalent ion means something which is having a 2+ charge in aqueous solution, and its atomic number is 25. So we know to atomic number 25 is manganese with configuration 3d5 4s2. So he says calculate the magnetic moment. तो अगर हम इसमें मैग्नीज की 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इट विल बिकम 4s0. तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली दैट √5 5 + 2. सो इट कम्स आउट टू बी √35. √35 का अगर आप आंसर निकालोगे तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 36. सो द आंसर विल बी समवेयर अराउंड 3.9. Next, we can look at formation of colored ions. But the formation of colored ions is again due to incomplete d orbitals, energy of quantization of electrons in d orbital corresponds to the frequency of light absorbed. मतलब जब भी d ऑर्बिटल के पास कोई लाइगेंड आता है या डिसेंट्रल एटम की तरफ कोई लिगेंड आता है विच इज़ द एलिमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. सो व्हाट हैपन, इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं विच हैव द सेम एनर्जी ऑब्वियसली, दे बिकम डीजेनरेटेड. डी ऑर्बिटल्स जो हैं बिकॉज ऑफ लाइगेंड विल अंडरगो splitting and will form 2 orbitals of Eg energy level, which is higher energy, and 3 orbitals will split into the T2G level, which is the low energy level. Correct? Now इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है एनर्जी का, डेल्टा ई लगा लें. अब ये वाली जो एनर्जी है दैट इज़ कमिंग आउट, मान लीजिए कि लाइट पड़ी किसी भी एलिमेंट के ऊपर. सो द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो लाइट एनर्जी पड़ी तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े थे दे कैन गेट एक्साइट होके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एंड एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे. करेक्ट? सो दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू द अनदर शेल विद इन द डी ऑर्बिटल. सो लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द ट्रांजिशन एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन T2G d orbital and quantized to higher energy Eg d orbital or the subshell. This absorption of light energy falls into visible spectrum. तो अगर आपको याद हो, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. हम लोगों ने क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 तरह के स्पेक्ट्रम पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द एमिशन स्पेक्ट्रम. अब यहाँ पे ये लाइट तो हो गई एब्जॉर्ब, यानी कि कंप्लीट वाइट लाइट में से एक लाइट जो इस पर्टिकुलर एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती है वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली. ठीक? सो
द कलर एब्जॉर्ब्ड और द कलर ऑब्जर्व्ड, जो ये एलिमेंट आपका कलर दिखाएगा, जो आपको दिखाई देगा, इट कॉरेस्पॉन्ड्स एक्चुअली टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर formed by complementary color of light absorbed and formed by rest of the colors, राइट जैसे हमने बात की थी कि अगर मेरे पास मान लीजिए विबग्योर है, इसमें से लेटर से मेरी ब्लू लाइट मैंने एब्जॉर्ब कर ली, दिस लाइट हैज़ बिन एब्जॉर्ब्ड, तो बची हुई लाइट्स कौन कौन सी हैं इनमें से, we have VIGYOR. Now these will form a complementary or the corresponding color. This is the complementary color. अब ये पक्की बात है वाइट कलर तो होगा नहीं, क्योंकि वाइट की जगह ब्लू कलर तो गायब हो गया बीच में से, तो ये कलर नया बना देगा एंड दैट कलर इज गिवन बाय द क्रिस्टल। और इस वजह से आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड आयंस शो करते हैं, राइट। Light absorbed depends upon the nature of ligand, ये हमें पता है, depends upon the nature of ligand approaching central metal atom of complex compound and belongs to D block element. इन एक्वस सॉल्यूशन, याद रखिएगा हम ये सारे आयंस एक्वस सॉल्यूशन में बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर ही तो है ना लीगेंड, सो वाटर कमिंग है, इट्स अ लीगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा। एज अ रिजल्ट डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कॉरस्पॉन्डिंग एक रिस्पेक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और डी ऑर्बिटल स्प्लिट किया हुआ है T2G और EG के अंदर बिकॉज ऑफ लिगेंड वाटर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ अगर क्वांटाइज हो रहे हैं तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, विबग्योर में से वो निकल जाएगी, बाकी कलर मिलके एक नया कलर बना देंगे एंड दैट इज हाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस दे फॉर्म द कलर्ड आयंस। तो आप जरा इनको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लीजिए। सो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं दैट ड्यू टू approaching ligand or ligand, d orbital of central metal atom split into different energy levels within d subshell is called crystal field splitting। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CFS बोल देते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम कलर्ड आयंस भी हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे, आप नोट कर लें इसको। अगर आपके पास 3D कॉन्फ़िगरेशन में 0 3D 10 आ जाता है, सो ऐसे आयंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के विल फॉर्म वाइट कलर्ड आयंस। लेकिन अगर 3D 5 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, 3D 4 है, 3D 3 है, 3D 2 है या 3D 1 है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में, या इवन 3D 6, 3D 7, 3D 8 या 3D 9 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
डेफिनेटली वहाँ आपको कलर्ड आयन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल Zn2+ का देखेंगे अगर आप, कैडमियम 2+ देख लो, मरकरी 2+ देख लीजिए, देन कॉपर 1+, वी कैन से सिल्वर 1+ एंड गोल्ड 1+। ये सारे के सारे वाइट कलर बनाते हैं। तो अब देख लो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वाइट कलर है, जिंक क्लोराइड वाइट कलर है, ठीक है। Hg2Cl2 वाइट कलर, HgCl2 इज वाइट इन कलर। लेकिन अगर आप देखोगे, लेट अस से Cu2+, देन वी हैव मैग्नीज 2+, और क्या हो सकता है, टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, ये सारे के सारे कलर्ड आयन्स मिलेंगे आपको बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन से पहले हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्रिस्टल है, ठीक है, और इस क्रिस्टल के अंदर आपके पास कुछ मेटल्स के एटम पड़े हैं, कुछ यूनिट सेल्स पड़े हैं क्रिस्टल्स के, ठीक है जी। नाउ इफ यू लुक एट इट, यहाँ कुछ स्पेस खाली पड़ी है इन बिटवीन, है ना। ये स्पेसेस कौन सी हैं? दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कंपाउंड्स बनने का मतलब है देर इज नो वन एलिमेंट। लेट अस से दिस इज द टाइटेनियम, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो एटम आके बैठा है, लेट अस से इज द हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा टाइटेनियम हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड। और ये एक्स मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड रेशो, इट इज़ अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। इट इज़ अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो अगर आपको याद है, यहाँ फ्रैक्शंस भी होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू है 1.7, सिमिलरली मान लो वैनेडियम होता तो VH का 0.56। इस तरह के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जहाँ हमें कह ही नहीं सकते कितना हाइड्रोजन होगा, कितना कार्बन होगा, है ना। सो ये स्पेसेस जो इंटरस्पेशियल स्पेसेस हैं, देखो थोड़ी छोटी छोटी स्पेसेस हैं, छोटी स्पेसेस हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर एलिमेंट्स जो आके घुसेंगे या ऑक्यूपाई करेंगे वो भी छोटे होने चाहिए। सो नॉन मेटल्स लाइक carbon, hydrogen, nitrogen, boron, these atoms can occupy interstitial spaces, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू दीज नॉन मेटल्स, देयरफॉर दे गिव द स्पेस टू द नॉन मेटल्स, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अगर हम डेफिनेशन देखें वो क्या है, दीज कंपाउंड्स are formed by transition elements where non-metallic atoms are trapped in interstitial spaces, right? इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो चेंजेस होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज नॉन मेटल्स forming interstitial compounds, metals become hard, rigid, and they have the same chemical properties as of parent metal। क्योंकि इतने ज़्यादा तो चेंजेस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते एज कंपेयर टू दी पेरेंट मेटल। वो सारे सिमिलर से ही रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस मिलते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ like density, हार्डनेस या कंडक्टिविटी, इनमें कुछ चेंजेस हमें ज़रूर मिलते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखो, और ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी एटम साथ में पड़े होंगे, हाई प्रेशर होगा, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में नॉन मेटल घुस जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्टील, कास्ट आयरन, दे आर हार्ड ड्यू टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक, these are actually spaces, these are actually those interstitial spaces, you कह सकते हो, these are actually formed, you कह सकते हैं, these are actually, हम यहाँ कह सकते हैं these spaces are actually because of डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। तो आपको फ्रैंकल्स डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट्स अगर याद हैं तो यू विल बी एबल टू मेक आउट, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। राइट, आप पॉज करके नोट कर लें। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि अगर ये हार्ड बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेफिनेटली देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गोइंग ऑन फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि अगर ये हार्ड हो रहे हैं, सॉलिड बन रहे हैं, तो हमें मालूम है कि सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्ड्स होती हैं, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। एज अ रिजल्ट दे विल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन द प्योर मेटल। पक्की बात है। एंड दूसरी चीज़, दे कैन रिटेन देयर मेडिकल, दे कैन रिटेन metallic conductivity. Next we can say they are very hard. Even some borides, अगर आपको याद हो, in chapter hydrogen class 11 we studied about some borides, जहाँ इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात की थी। ठीक, सम एक आता है बोरोन नाइट्राइड, इट हैव हार्डनेस एज दैट ऑफ डायमंड। रादर कईयों की तो डायमंड से भी ज़्यादा हार्डनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एंड फाइनली दे आर केमिकली इनर्ट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, सो दैट इज़ वाई दे बिकम केमिकली इनर्ट। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शंस में हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा याद करते हैं पहले, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबली गिव्स अस अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मॉलिबेंडम। अगर आपको याद हो, एल्कीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स, हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। SO2 is converted into SO3 in the presence of vanadium pentoxide। अब ये क्या है? आयरन, मॉलिबेंडम, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, वैनेडियम, ये सब क्या है? These are all the compounds formed by transition elements and they all are the catalyst। और हमें कैटलिस्ट का काम क्या है ये भी पता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? लेट अस से दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द एनर्जी। एनर्जी टू रिएक्शन एक हमने ग्राफ बनाया।
ये रहा आपका रिएक्टेंट और ये रही प्रोडक्ट, यानी कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। हमें मालूम है कभी भी रिएक्शन सीधी नहीं होती, रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी चाहिए होती है टू रीच दी एंड ओवरकम दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है। तो कैटलिस्ट करते क्या है, कैटलिस्ट ने कुछ नहीं करना है, कैटलिस्ट ने ये एनर्जी को रिड्यूस कर देना है। रिएक्शन वही होगी लेकिन एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे। तो दिस इज दी एनर्जी ई ए डैश ड्यू टू कैटलिस्ट, राइट। सो मेनली कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट gives a low activation energy pathway for any reaction, ठीक। as a result what happen, so increases rate of reaction, as a result it favors desired product formation, ठीक। और क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर वापस मिल जाता है, माने ऑन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट decomposes from complex formed in intermediately and regenerates as original substance। इसीलिए हम कभी भी इसको रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, बिकॉज ये कभी भी ना तो रिएक्टेंट साइड से रिएक्ट करता है ना प्रोडक्ट साइड पे, हमें ये एज इट इज़ वापस मिल जाता है, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल देखते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो काम करता है SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या बनते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड पहले ऑक्सीडाइज होता है V2O4 में और फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस V2O5 बनाता है। तो देखो ये इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जब ये V2O4 बना तो इसने SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, SO2 के साथ वैनेडियम पेंटॉक्साइड ने जब रिएक्ट किया तो इसने बनाया वैनेडियम पेंटॉक्साइड की जगह टेट्रॉक्साइड एंड SO3, और बाद में क्या बनाया इसने, ऑक्सीजन के साथ मिलके वैनेडियम पेंटॉक्साइड। सो नेट रिएक्शन क्या बन गई, SO2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विल गिव अस SO3 in the presence of vanadium pentoxide. So that is why we put the catalyst over the arrow. So आप इसको पॉज करके नोट कर लें ज़रा। सो देखते हैं कैटलिस्ट ये सारे काम करता कैसे है। बच्चों कैटलिस्ट 3 तरीके से काम करता है। पहला है बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, second by providing surface area for adsorption, और third is by variable oxidation state, right। अब जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड था उसने क्या किया, एक्चुअली सरफेस एरिया दिया। अगर हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड वाली रिएक्शन देखें तो हमने कहा उसने V2O5 बनाया, V2O4 बनाया, हाँ बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ क्या, ये एक इंटरमीडिएट नहीं बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बना। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर बनाना जो कि रिएक्शन के साथ ही बाइंड करके बना कंपाउंड बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या बना है, ये एक सेपरेट कंपाउंड बना है, इंटरमीडिएट सेपरेट कंपाउंड है। और ये क्यों बना, देखिए वैनेडियम पेंटॉक्साइड है, उसके ऊपर आपका सल्फर डाइऑक्साइड चिपक गया आगे। सल्फर डाइऑक्साइड इज द रिएक्टेंट,
ये जाके एडजॉर्ब हुआ है, ठीक। सो व्हाट इज एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज एडजॉर्बेट? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब क्या हो रहा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्ड जो बन रही है, दिस इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन गोइंग ऑन इन बिटवीन। दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एडजॉर्प्शन। सिर्फ चिपक रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, तो जब चिपक रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तभी तो जुड़ा है उसके साथ। तो जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, सल्फर निकलेगा यहाँ से बाहर, अकेला तो जाएगा नहीं, इसके पास से कुछ तो लेके जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू डिकम्पोज इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वेनेडियम ऑक्साइड। और ये वेनेडियम ऑक्साइड नेचर से ऑक्सीजन लेके फिर से बना देगा। सो सल्फर डाइऑक्साइड एडजॉर्ब हुआ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऊपर। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने बहुत सारा सरफेस एरिया दिया कि मैक्सिमम एड्जॉर्बेंट जो है, एड्जॉर्बेट जो है वो जुड़ जाए इसके पास आके, जो बहुत सारा रिएक्टेंट है वो क्लोज चिपक जाए। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स और एनी रिएक्टेंट कैन से, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे तो हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज reactants to come closer and react fast. This also increases concentration of reactant on catalyst and weaken bond in reactant molecule. राइट? आप सोचो ज़रा, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइक दिस। सो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4, 2 2 4, 2 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं। सो स्ट्रक्चर का इस लीनियर स्ट्रक्चर को चेंज करके ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में लाने के लिए जो सल्फर का लोन पेयर बचा हुआ है और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, दे आर गोइंग टू बाइंड टुगेदर। क्योंकि मैं पता है यहाँ पे 4 4 हैं, अभी 6 6 होने चाहिए थे लोन पेयर, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इस स्ट्रक्चर में आने के लिए डेफिनेटली दीज बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी बेंट, तो यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक होगी एज कम्पेयर, ताकि थर्ड वाला भी आ सके। द पॉइंट इज कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वीक बॉन्ड करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज या रीअरेंज करते हैं टू फॉर्म द अनदर मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बाय द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है। बच्चों, इन सम केसेस transition element act as catalyst by changing oxidation state। जैसे Fe जो है वो 2+ में भी मिलता है और Fe3+ में भी मिलता है। इट मीन्स अगर मेरे पास Fe3+ है, इट कैन रिडक्शन हो सकती है टू Fe2+, और अगर हम Fe2+ से Fe3+ की तरफ जाएं तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, पॉसिबल है ना। सो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं दे कैन कॉज और एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। सो अगर कई बार आ जाए कि आयरन कैसा कैटलिस्ट है, सो वी कैन से आयरन इज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। ट्वाइस ऑफ द आयोडाइड आयन व्हेन रिएक्ट्स विद पर सल्फेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इट प्रोड्यूसेस आयोडीन प्लस ट्वाइस ऑफ द सल्फेट आयन। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है हमें ये देखना है। बच्चों, आयरन जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है आयोडाइड आयन के साथ, क्योंकि ये इजीली इसको ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में और खुद में रिड्यूस हो जाएगा Fe2+ में। देन दिस Fe2+ इज गोइंग टू रिएक्ट विद पर सल्फेट आयन and it gives us SO4 2 negative plus it gives us Fe3 plus ion.
and obviously if we balance it will become twice of this. So देखिए it is balanced, 2 sulfur 2 sulfur, 8 oxygen and Fe3 plus. So there is just an ion exchange. So Fe एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू परसल्फेट आयन टू फॉर्म SO4 2 नेगेटिव आयन. सो यहाँ पे हम सीधी सीधी चीज़ रख सकते हैं, इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड ओवर हियर एंड परसल्फेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ओवर हियर. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ? आयरन. आयरन की ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर देखिए आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? So because of this oxidation and reduction couple, because of the change in the oxidation states of iron, this was called acting as a catalyst, जिससे ये एक्शन फास्ट हो रही है, राइट? सो आप पॉज करके इसको नोट कर लें. बच्चों सबसे पहले देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन में होता क्या है. या तो एक मेटल मेटल के साथ मिक्स होता है या फिर एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स होगा, करेक्ट? जैसे कॉपर और अगर हम लोग जिंक का कॉम्बिनेशन देखें, नॉन मेटल में कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन देखें, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ब्रॉन्ज एंड दिस इज व्हाट? ब्रास. बोथ आर एलॉयज, करेक्ट? एंड ऑब्वियसली मोल्टन फॉर्म में होंगे, इसके बाद ड्राई सॉलिडिफाई हो जाएंगे, राइट? सो दी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल भी कह सकते हो या पी ब्लॉक कह सकते हो, क्योंकि टिन भी एक मेटल है बेसिकली. सो आई वुड से मेटल एंड अ मेटल इन पी ब्लॉक. दिस इज मेटल इन डी ब्लॉक, metal in D block. This is a metal of D block and this is a metal of P block. जब ये दोनों मिलते हैं ऑब्वियसली मेटल्स या नॉन मेटल भी मिक्स हो सकते हैं, बट टिन यहाँ पर नॉन मेटल नहीं है, मेटल है ना? और अगर आप वो देखना चाहते हो मेटल एंड नॉन मेटल का एग्जांपल, तो देखिए डी ब्लॉक का मेटल होगा और नॉन मेटल किसका है? पी ब्लॉक का, डेफिनेटली. सो ये क्या होगा? लेट अस से आयरन एंड कार्बन. तो आपने देखा अभी कास्ट आयरन. सो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज इज मिक्सचर ऑफ मोल्टन मेटल एंड होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोल्टन मेटल and molten metals and or metal and a non-metal is known as an alloy. ऐसा क्यों हो रहा है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉयज क्यों बना रहे हैं? बच्चों अगर हम इन मेटल एटम्स के एटॉमिक साइजेस देखें तो देखो 3D सीरीज विच इज शोन बाय डार्क ग्रीन कलर, देन सेकेंड 4D सीरीज with blue and 5D series with red. आप 4D और 5D का साइज देखिए, they are almost similar and there is not much difference in the size of 3D and 4D 5D, क्योंकि इनके साइजेस ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता. दैट्स व्हाई दे फॉर्म एलॉयज. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? दैट साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एटम्स आर nearly similar with very less variation. और ये वेरिएशन भी ना बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 15% का डिफरेंस हमें मिलता है. सो कैन ईजिली ऑक्यूपाई स्पेस इन क्रिस्टल ऑफ ईच अदर, forming alloys on cooling down, right? most common alloys हमें कौन से मिलते हैं? most common alloys formed are of ferrous alloys. ठीक है? और हमें पता है स्टेनलेस स्टील कास्ट आयरन, ये सब सोल्डर, ये सब आपको अलॉयज मिलते हैं. अलॉयज का बेनिफिट क्या है? इनके बेनिफिट क्या है? दीज अलॉयज
These alloys usually, it's not always, high melting and boiling point. Next, they have high hardness. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट. हम ये नहीं कह सकते ये हमेशा ही हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, बिकॉज सोल्डर एक ऐसा अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, जो कि सॉफ्ट भी है ना, बेंड हो जाता है सोल्डर आराम से, बट इट इज़ कोरोजन फ्री. So these are the important features of the alloys, and these are the various trends that we see in D block elements. So with this we come to an end of D block elements. In next lecture we will be talking about F block elements and the trends they have in their series. So till then, take care and have a good day. Bye bye.